सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, हम बात कर रहे थे 12th बायोलॉजी के जो लेसन नंबर 6 था उसके बारे में, उसको पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक जानकारी दे देता हूँ, एक सूचना देनी है वो दे देता हूँ कि आज जो है आपका 12th में ये छठा लेसन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में जो है शायद अब आपको वीडियो नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि अब सरकार ने स्कूलों में लगभग करीब परमिशन दी है कि जो विद्यार्थी है वो वहाँ जा कर के और दिशा निर्देश ले सकते हैं। कुछ टॉपिक समझ में नहीं आ रहे हैं, वो ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो वहाँ स्कूल में जा कर के पूछ सकते हैं स्टाफ से, अपनी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे में हमें भी स्कूल जाना पड़ता है, समय कम मिल पा रहा है। इसके अलावा मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूट भी है, साइंस स्टार क्लासेस के नाम से ब्यावर में कोचिंग इंस्टीट्यूट है। ब्यावर के और आसपास के जो क्षेत्र के विद्यार्थी हैं, बहुत से विद्यार्थी मेरे से जुड़े हुए हैं, वो मुझे घर पर मिलने के लिए आ जाते हैं या फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट में उनसे मिलने के लिए आ जाते हैं, केवल मार्गदर्शन के लिए, या फिर उनको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा उसको पूछने के लिए। तो इस तरह से आप भी मेरे से जुड़िए, आप भी आ सकते हैं। मेरे कॉन्टैक्ट नंबर आप ध्यान में रखें, 9667367699। ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर हैं, इन पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं आपकी प्रॉब्लम, या फिर मुझे डायरेक्ट बात कर सकते हैं, या फिर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे घर पर या मेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट में आकर के मुझसे मिल सकते हैं। तो मैं सीधा सा कहना चाहता हूं कि आज के बाद जो है यूट्यूब पर आपको वीडियो नहीं मिल पाएंगे, समय नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि आप जानते हैं एक वीडियो को बनाने में करीब 2 से 3 घंटे लग जाते हैं, और ये समय जो है काफ़ी होता है प्यारे विद्यार्थियों, और इसमें काफ़ी मेहनत भी पड़ती है, क्योंकि एक वीडियो को फिर बनाओ, उसको एडिट करो, फिर उसको अपलोड करो, काफ़ी समय लग जाता है। तो इतना समय अब नहीं मिल पा रहा है, तो आज आपके टॉपिक में कंप्लीट कर देता हूँ, लेसन नंबर 6 कंप्लीट कर देता हूँ। इसके बाद में आप मेरे से जुड़े रहना चाहते हैं तो मेरे से बात जरूर करें। किसी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो मुझे ज़रूर पूछें। बायोलॉजी का कोई भी टॉपिक है आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मेरे से ज़रूर पूछें, मैं उस प्रॉब्लम को सोल्व करूँगा। या फिर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा तो मुझे जब भी समय मिलेगा मैं आपके लिए यूट्यूब पर लेकर के आऊँगा उसको। आइए आज हम बात करते हैं 12th बायोलॉजी से लेसन नंबर 6 जो है उसका लास्ट टॉपिक बच गया था अपना, वो कंप्लीट कर लेते हैं। लेसन नंबर 6 पादपों में जल अवशोषण व रसारोहण के बारे में पढ़ रहे थे। हमने ये टॉपिक जो है लगभग कंप्लीट कर लिया था। अब हम आज बात करने वाले हैं रसारोहण जो है, इसमें हमने इसकी क्रियाविधि पढ़ी थी, और इस क्रियाविधि में हमने नंबर 1 पे जो सिद्धांत था जैव बल सिद्धांत, ये हमने कंप्लीट पढ़ लिया। नंबर 2 पे था आपके मूल दाब सिद्धांत, ये भी हमने पढ़ लिया। और आज अपना जो टॉपिक रहेगा वो है भौतिक बल सिद्धांत। तीसरा जो सिद्धांत दिए गए हैं वो है आपके भौतिक बल सिद्धांत। इसमें वैज्ञानिकों ने क्या बताया, इन्होंने बताया कि जो रसारोहण है, ये रसारोहण की प्रक्रिया इन्होंने कहा कि पूर्णतः भौतिक बलों के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? भौतिक बलों के द्वारा होती है। इसमें जीवित जो कोशिकाएं हैं, जीवित कोशिकाएं, इनका कोई योगदान नहीं होता है, ध्यान रखना। इन्होंने कहा कि जो रसारोहण की क्रिया है वो पूर्णतः किसके द्वारा होती है? भौतिक बलों के द्वारा होती है, और इसमें जीवित कोशिकाएं जो है इनका कोई योगदान नहीं होता है। इन सिद्धांतों में बताया गया भौतिक बल के सिद्धांत में। अब इसमें वैज्ञानिकों ने बहुत सारे अलग अलग सिद्धांत दिए, लेकिन जो सर्वमान्य सिद्धांत है वो सिद्धांत है आपके डिक्सन जोली व ससंजन तनाव सिद्धांत। डिक्सन जोली व इसका ससंजन तनाव सिद्धांत, ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से 2 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। डिक्सन जोली का ससंजन तनाव सिद्धांत जो है समझाइए, ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है। अन्य नाम क्या है इनके? 2 नाम और हैं, वाष्पोत्सर्जन आकर्षण सिद्धांत, या फिर इसको कहते हैं वाष्पोत्सर्जन खिंचाव सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको ये अन्य नाम भी ध्यान में रखने हैं। सर्वमान्य सिद्धांत है, क्या बात करते हैं इसके बारे में? सर्वमान्य सिद्धांत है। हमने अभी तक जितने भी, चाहे जैव बल सिद्धांत, मूल दाब सिद्धांत, या फिर इसके अलावा और छोटे मोटे जो सिद्धांत दिए गए हैं उन सब के बारे में पढ़ा। उनमें से सबसे ज्यादा जो मान्यता मिली है
वो किसको मिली है? डिक्सन जोली के सहसंजन तनाव सिद्धांत को मिली है। आपको ध्यान में रखना है कि जो जल है वो मूल से लेकर के पत्तियों तक कैसे पहुंचता है, इसको समझाने के लिए सर्वाधिक मान्यता डिक्सन जोली का सहसंजन तनाव इस सिद्धांत को मिली हुई है। किसने दिया था? नाम से मालूम पड़ रहा है, डिक्सन व जोली। ठीक है, डिक्सन जोली इन वैज्ञानिकों ने जो है इस सिद्धांत को दिया था। अब हम बात करते हैं सिद्धांत में इन्होंने क्या बताया। कुछ एक जो पॉइंट हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं। इन्होंने पहला पॉइंट बताया कि ये जैसे तना हो गया और इस तने से जैसे शाखा हो गई और इस शाखा से मैं यहाँ बता देता हूँ एक पर्ण इस तरह से। ठीक है, हमें समझने के हिसाब से पूरा देखना है। तो इन्होंने कहा कि मूल रोम जो है यहाँ से जैसे मूल है इससे जल अवशोषित हो जाएगा। ठीक है, मूल रोम में आ जाता है। अब यहाँ से जल जो है पत्तियों तक कैसे पहुंचता है इसके बारे में उन्होंने स्पष्ट किया कि जो मूल है यहाँ से ये हो जाएगी आपके पर्ण। ठीक है, मूल से पर्ण तक जो जल पहुंचता है ये एक अटूट जल स्तंभ के द्वारा पहुंचता है। कैसे पहुंचता है? अभी एक अटूट जल स्तंभ के द्वारा पहुंचता है, जिसको मैं यहाँ बना देता हूं कि इन्होंने कहा कि इनके मध्य एक अटूट जल स्तंभ पाया जाता है। जैसे कोशिकाएं हैं उनके अंदर जो जल है वो एक जल के अणु एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, एक अटूट जल स्तंभ पाया जाता है पूरा। ठीक है, पत्तियों तक इस तरह से। तो जल यहाँ से यहाँ प्रवेश करेगा, फिर इस तरह से आगे चलेगा। ये जो है अटूट जल स्तंभ पाया जाता है। जल के अणु जो है एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और पत्तियों तक पहुंचते हैं। ठीक है, इस तरह से इस प्रणाली को, जो ये जल जुड़े हुए हैं, इस प्रणाली को क्या कहा जाता है? इसको मैं यहाँ लिख देता हूं, जल स्थितिक प्रणाली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जल स्थितिक प्रणाली कहा जाता है। आपको ध्यान में रखना है क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है? एक जल का अटूट स्तंभ पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जल का अटूट स्तंभ। अटूट स्तंभ यानी कि जो नहीं टूटने वाला है, ध्यान रखना है ना। तो एक जल का अटूट स्तंभ पाया जाता है मूल से लेकर के पत्तियों तक। इसलिए जो प्रणाली को हम क्या कहेंगे? जल स्थितिक प्रणाली कहते हैं। ये हो गया आपका पहला पॉइंट, है ना। अब आपको इसमें दूसरा पॉइंट क्या ध्यान में रखना है कि ये जो पर्ण है इनमें क्या होगा? दिन के समय में क्या होगा? वाष्पोत्सर्जन होगा। तो यहाँ पर क्या होगा भाई? दिन में वाष्पोत्सर्जन होगा। और इन्होंने कहा, ये दूसरा पॉइंट हो जाएगा आपके। ठीक है, इन्होंने कहा वाष्पोत्सर्जन होने के कारण जो है यहाँ पर एक खिंचाव उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? खिंचाव उत्पन्न होता है। इस खिंचाव को इन्होंने नाम दिया वाष्पो उत्सर्जन खिंचाव। वाष्प उत्सर्जन खिंचाव या तनाव बोल सकते हैं इसको। इन्होंने कहा कि दिन के समय में वाष्प उत्सर्जन होता है, जिसके कारण यहाँ पर ये जो पर्ण शिराएं हैं इनको क्या बोलते हैं? पर्ण शिराएं। इन पर्ण शिराओं में क्या होता है? खिंचाव उत्पन्न होता है। और इस खिंचाव इस खिंचाव को हम क्या कहते हैं? वाष्प उत्सर्जन खिंचाव या वाष्प उत्सर्जन तनाव कहते हैं। ठीक है, इन्होंने कहा जो वाष्प उत्सर्जन खिंचाव उत्पन्न होता है, तो देखो ये जो जल के अणु है इस तरह से, एक अणु है ये, एक अणु ये, तो इन जल के अणुओं के मध्य क्या कौन सा बल पाया जाता है? सहसंजन बल पाया जाता है। तीसरा पॉइंट हो जाएगा आपका, सहसंजन बल पाया जाता है। ठीक है, इन अणुओं के मध्य क्या होता है? सहसंजन बल पाया जाता है। इसका मान कितना बताया इन्होंने? इन्होंने कहा 45 से लेके 207, है ना। वायुमंडल या एटीएम लिख देता हूं, एटमॉस्फेयर, 45 से 207 वायुमंडल दाब पाया जाता है। ठीक है, और इन्होंने कहा इस दाब के कारण ये जो सहसंजन बल इन जल के अणुओं के मध्य इतना अधिक दाब पाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है? ये जो जल स्तंभ है ये टूटता नहीं है, बल्कि जो जल के अणु हैं उनको ऊपर खींच लिया जाता है। इस दाब के कारण क्या होता है? जल स्तंभ टूटता नहीं है, बल्कि जल
के अणु ऊपर की ओर खींच लिए जाते हैं। ध्यान रखना है ना, ये तीसरा पॉइंट बन जाएगा कि इन अणुओं के मध्य जो जल के अणु हैं, आपने भौतिक जब भौतिक अपने फिजिक्स पढ़ते हो तो उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा सहसंयोजन बल, यानी कि एक ही जो पदार्थ है उसके अणुओं के मध्य उपस्थित जो आकर्षण बल होता है उसको हम क्या कहते हैं, सहसंयोजन बल कहते हैं। तो यहाँ पर जल के अणु जो है एक ही पदार्थ है, एक ही पदार्थ के अणु यानी कि जल के अणुओं के मध्य जो बल पाया जाता है उसको सहसंयोजन बल कहते हैं। कितना है, 45 से लेकर 207 एटीएम तक होता है। और ये जल स्तंभ जो है इसके कारण जो जल स्तंभ टूटता नहीं है बल्कि जल के अणुओं को ऊपर की ओर खींच लिया जाता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये एक जल का अणु है और ये ऊपर जल का अणु है, ये दोनों जो है 45 से लेकर 207 एटीएम से जुड़े हुए हैं आपस में। तो कैसा क्या होता है कि ये जो ऊपर वाला जो जल का अणु है इसको इसमें खिंचाव उत्पन्न हो रहा है, तो ये क्या करेगा, इसको ऊपर की तरफ खींचने की कोशिश करेगा ऐसे, ठीक है। जब ऊपर की तरफ खींचेगा तो ये टूटने की बजाय ये मजबूती से जुड़े हुए, टूटेंगे नहीं है ना, तो ये जैसे खिंचाव उत्पन्न होगा तो ये ऊपर की तरफ इसको खींच लेगा। ऐसे जो जल है मूल से लेकर के पत्तियों तक पहुंचता है। ये किसने बताया, डिक्सन और जोली ने बताया सहसंयोजन सिद्धांत के आधार पर, ठीक है। अब ये दो हो गए आपके वाष्पोत्सर्जन और सहसंयोजन बल, जो दो बातें ध्यान में रखनी थी। 3 पॉइंट हो गए। नंबर 4 पे आप लोग क्या लिखोगे कि इस सिद्धांत के अनुसार, किसके, डिक्सन और जोली के सिद्धांत के अनुसार जो है रसारोहण का मतलब क्या है, जल जो है मूल से लेकर के पत्तियों तक पहुंचता है, इसी को हम क्या कहते हैं, रसारोहण कहते हैं, ठीक है। जल का ऊपरी दिशा स्थानांतरण, तो इन्होंने बताया कि जो रसारोहण है, रसारोहण पूर्णतः किसके द्वारा होता है, ध्यान रखना है आपको, इसमें भौतिक बलों द्वारा होता है, भौतिक बलों द्वारा संपन्न होता है, ठीक है। इन्होंने कहा कि इसमें जीवित कोशिका का कोई योगदान नहीं होता। इन्होंने क्या कहा कि जो जीवित कोशिका है उसका कोई भी किसी भी प्रकार से योगदान नहीं होता है, पूर्णतः वाष्पोत्सर्जन या फिर सहसंयोजन बलों के माध्यम से जो है जल को ऊपर की तरफ खींचा जाता है। हाँ, जीवित कोशिकाओं का योगदान नहीं होता है, भौतिक बलों के द्वारा होता है। और इन्होंने एक बात कही कि इसमें किसी भी प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है, आवश्यकता नहीं होती है। ये कुछ पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं क्योंकि इनमें इन्होंने कहा भौतिक बलों के द्वारा हो रहा है, ठीक है, तो इसमें किसी भी प्रकार की उपापचय जो क्रिया, उपापचय जो ऊर्जा होती है उसकी आवश्यकता नहीं होती है। इसका प्रमाण क्या मिलता है, इसका प्रमाण ये मिलता है सीधा सा कि जो रसारोहण की क्रिया है, रसारोहण सीधे किस पर निर्भर करता है, भाई आपके वाष्पोत्सर्जन, रसारोहण वाष्पोत्सर्जन के सीधे वाष्पोत्सर्जन से सीधे संबंधित रहता है। यानी कि दिन में क्या होगा, वाष्पोत्सर्जन होगा, तो दिन के समय में जो है तने और शाखाओं में जो है जल स्तंभ, जो अटूट स्तंभ है, ये तनाव की स्थिति में होता है। इससे मालूम पड़ता है कि जो ये अटूट स्तंभ जो है इसमें तनाव किसके कारण उत्पन्न होता है, वाष्पोत्सर्जन के कारण होता है। ये आपको समझ में आया होगा मेरे हिसाब से। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके मुझे पूछिएगा, मैं जरूर बताऊंगा आपको। और इसके बाद में हम ले लेते हैं इस लेसन से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इस लेसन से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से कौन से क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट है, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। नंबर 1 पे है आपके निष्क्रिय व सक्रिय जल अवशोषण को समझाइए। हमने जल अवशोषण को पढ़ा था, 2 प्रकार के निष्क्रिय और सक्रिय जल अवशोषण को अच्छे से पढ़ा था और इसकी क्रियाविधि भी आपको ध्यान में रखनी है।
ये जो क्वेश्चन है आपके 2 नंबर में पूछा जाता है, या तो दोनों में अंतर पूछ लेते हैं, या फिर दोनों को परिभाषाएं पूछ लेते हैं, या दोनों को समझाने के लिए पूछ लेते हैं, या फिर इसकी क्रियाविधि को पूछ लेते हैं। इस तरह से एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, आपको ध्यान में रखना है। नंबर 2 पे है आपके पादपों में जल मार्ग, ध्यान रखना जल मार्ग, इसको हमने क्या नाम दिया था, पार्श्वीय जल प्रवाह नाम दिया था। तो जल मार्ग या पार्श्वीय जल प्रवाह जो है इसको सचित्र समझाइए, ध्यान रखना है। जल मार्ग हमने 3 जल मार्ग पढ़े हैं, इसको एक चित्र के माध्यम से हमने आसानी से समझा था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। या तो आपसे पूरा पूछेंगे तो 3 नंबर का पूछा जाएगा, पूरा नहीं पूछते हैं तो ये जो जल मार्ग है, कितने 3 जल मार्ग मैंने आपको बताए थे, इनमें से कोई एक जल मार्ग पूछ लेंगे, जैसे एपोप्लास्ट है, सिम्प्लास्ट है, या रसधानीय जो प्रवाह है, इनमें से कोई एक जल मार्ग के बारे में आपसे पूछा जाता है, तब यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। तीसरा क्वेश्चन है आपके जल धारण क्षमता और स्थायी म्लानी प्रतिशतता। इनकी परिभाषाएं मैंने आपको लिखवा रखी है, इनकी परिभाषाएं आपको ध्यान में रखनी है, इससे आप क्या समझते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये दोनों एक साथ पूछे जाएंगे तो 1 नंबर में, या फिर अलग अलग पूछे जाएंगे तो भी 1 नंबर में, क्योंकि इनकी केवल परिभाषा पूछी जाती है, वो आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रसारोहण क्या है, परिभाषा पूछी जाती है, ध्यान रखना। रसारोहण, रस का आरोहण, रस यानी कि यहाँ पर जल की बात होती है ना, तो जल जो है मूल से लेकर के पत्तियों तक पहुंचता है, इसको हम कहते हैं रसारोहण। तो परिभाषा ध्यान रखनी है आपको, और इसको एक सिद्धांत मैंने आपको आज ही बताया है, डिक्सन जोली के ससंजन तनाव सिद्धांत के द्वारा समझाइए। ध्यान रखना, ये सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। ध्यान से पढ़ते हो तो बहुत इजी है, नहीं तो बहुत हार्ड हो जाता है ना। तो आपको मैंने बहुत ही अच्छे और सरल तरीके से इसको समझा दिया है, एक डायग्राम के जरिए कि पानी जो है, जल जो है मूल से लेकर के पत्तियों तक कैसे पहुंचता है, इसमें डिक्सन जोली के ससंजन तनाव सिद्धांत के द्वारा हमें समझाना है। नेक्स्ट है आपके निम्न पर टिप्पणी लिखिए, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक तो जल मार्ग वाला और एक रसारोहण वाला, ये 2 क्वेश्चन जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। इसके अलावा नंबर 5 पे जो मैंने क्वेश्चन लिखा है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको कुछ छूटे नहीं, है ना। कुछ टॉपिक मैंने ऐसे लिख दिए हैं कि निम्न पर टिप्पणी लिखिए, 1-1 नंबर के क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से, ध्यान रखना। तो इनको भी आपको एक बार पढ़ना है, कौन से, जैसे केशिका जल क्या है, इसके बारे में बताना है आपको। जल अवशोषण को प्रभावित करने वाले कारक, अब ऐसे पूछ लेते कोई 2 कारक बताइए, तो भी आपको ध्यान में रखना है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं रिले पंप सिद्धांत, है ना, वह स्पंदन सिद्धांत, इसकी बात करते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखने हैं, इनके बारे में भी पूछा जा सकता है। और लास्ट है मूल दाब सिद्धांत, ये 1-1 नंबर के क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछे जा सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है 5वां क्वेश्चन जो है आपके लिए। बाकी मैंने आपको बता दिया है यहाँ से जल मार्ग और रसारोहण, इन 2 में से 100% एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों ने मुझे इतना स्नेह, इतना प्यार दिया कि बहुत खुशी हुई मुझे आपके इतने स्नेह और प्यार को पा करके। ये प्यार आपका बना रहे हैं मेरे साथ, और ये स्नेह जो है मिलता रहे मुझे। आज आपसे अलविदा, धन्यवाद। जब भी मुझे समय मिलेगा मैं आपके लिए यूट्यूब पर वीडियो लेकर के आता रहूँगा, ऐसी बात नहीं है कि मैं बिल्कुल बंद कर दूँगा, लेकिन प्यारे विद्यार्थियों आप खुद समझते हैं कि समय की कमी के कारण जो है ये बंद कर रहा हूँ मैं आज। और बीच बीच में जो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट होंगे, कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे, उसमें मुझे जब भी समय मिलेगा, संडे को या फिर अदर जो बीच में छुट्टियां होती है उनमें, तो मैं आपके लिए वीडियो जरूर लेकर के आऊँगा। कमेंट करते रहिए, आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है तो उसका मुझे कमेंट कीजिए। मेरे कॉन्टैक्ट नंबर जो है वापस लिखवा रहा हूँ मैं आप लोगों को, 9667367699। इन व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे पूछ सकते हैं, मैं उस टॉपिक का एक पर्टिकुलर वीडियो लेकर के आऊँगा आपके लिए, और वो वीडियो आप तक पहुँचाऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।